आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर कानपुर से है। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास जैसे अहम मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल वादे किए जा रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। और साथ ही जेवर एयरपोर्ट परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री की पहल पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा दिखावटी विकास करार दिया गया। और साथ ही कहा कि सरकार सिर्फ प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा। वहीं आजम खान को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा, आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आगे भी रहेंगे। होली मिलन और ईद मिलन का कार्यक्रम 5 सोलंकी और नसीब सोलंकी जी ने रखा था और उस कार्यक्रम में आए हैं। और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी और पीडीए, समाजवादी पार्टी तो है ही और पीडीए के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हम सब लोग आए हैं। और ये जो पीडीए बना है, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, तो इसलिए अब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। ये पीडीए ने और समाजवादी पार्टी में फैसला हो गया है और जनता में भी फैसला हो चुका है। सर, प्रधानमंत्री ने आज एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसमें कहा है कि आपने सपा ने लूट का एटीएम बना के रखा था उत्तर प्रदेश में, नहीं यूपी का। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को लूट लिया है और कई तरह से लूट लिया है। और देखिए तभी तो ये घबराए हुए हैं। अब ये पूरी जनता समझ चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे हैं। इन्होंने टैक्स से लेकर के, जीएसटी से लेकर के और सभी कार्यालय में और ये कुछ ही पूंजीपतियों के ही काम करते हैं और पूरी जनता को धोखा देते हैं। और किस तरीके से इन्होंने लूटा है जनता को, धोखा दे करके, झूठे वादे कर करके। और अभी तक इन्होंने कोई भी जनता के बीच में जो वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं। से झूठे कौन हो सकते, इनसे बेईमान कौन हो सकता है, इनसे भ्रष्ट कौन हो सकता है। सर, नसीमुद्दीन को भी कुछ ही समय आपकी पार्टी में आए हुआ है, एकदम से आजम खां की जो है फोटो गायब होने लगी आपकी होर्डिंग से। देखिए आजम खां सभी समाजवादी पार्टी के दिल में है। उनके जो अत्याचार हो रहा है उन पर, सबसे सीनियर 10 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं और उनकी पत्नी 2 बार की, एक तो पहले तो डिग्री कॉलेज में, महिला कॉलेज में प्रिंसिपल थे, 2 बार की वो विधायक, बेटा उनका 2 बार का विधायक। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये केवल तानाशाही, और तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सर, एक आखिरी ये देखिए ये लोकतंत्र को और लाइन क्यों लगी इन्होंने, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी आई, पहले तो लाइन लगवा दी थी नोटबंदी, फिर लगा दी जीएसटी, अब लगा दी है एलपीजी सिलेंडर
और ये हमेशा लाइनें लगाते हैं, जनता को परेशान करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आउटसोर्सिंग पर नौकरी, सर आज ही प्रधानमंत्री ने कहा अफवाह आउटसोर्सिंग फैलाने का पर काम पक्की न नौकरी करें नहीं दे रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। नेताजी नसीमुद्दीन आने के बाद जो है आजम खान के आप पोस्टरों से क्या देख रहे हैं, क्या माना जाए कि सपा से नहीं उनको नहीं, ये नकारा जा रहा है? तुम्हारी नजर कमजोर है और हम दूसरी नजर से देख रहे हैं। ये आप लोग दूसरी नजर से देख रहे हैं। सर एसआई परीक्षा ये हम लोग होली मिलन और ईद मिलन का कार्यक्रम आज सोलंकी और नसीम ने रखा था और उस कार्यक्रम में आए हैं। और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी और पीडीए, समाजवादी पार्टी तो है ही और पीडीए के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें हम सब लोग आए हैं। और ये जो पीडीए बना है, पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, तो इसलिए अब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। ये पीडीए ने और समाजवादी पार्टी में फैसला हो गया है और जनता में भी फैसला हो चुका है। सर प्रधानमंत्री ने आज एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसमें कहा है कि आपने सपा ने लूट का एटीएम बना के रखा था उत्तर प्रदेश में। मैं आया हूँ यहाँ ईद और होली मिलन का समारोह थी, उसी में भाग लेने के लिए आया था। ईद और होली मिलन देश में भाईचारा की बात करते हैं, नफरत को दूर करने की बात करते हैं। ईद के दिन भी छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ गले मिलता है, यही हाल होली का भी है। होली और ईद हमें शांति का संदेश देता है, बराबरी का संदेश देता है, नफरत को दूर रखने का संदेश देता है। आज जो सरकारें हैं, चाहे यहाँ की हो चाहे वहाँ की हो, सब नफरत फैला रही हैं, हमारे भाईचारे को बिगाड़ रही हैं। हमारा जो भाईचारा है, जो हजारों वर्षों से सदियों से हम एक साथ रहे हैं, उनमें दूरी करने की बात कर रही हैं। उसी को हम लोगों के बीच में आए थे संदेश देने, इससे सावधान रहना और अपना भाईचारा न बिगाड़ना। 2027 विधानसभा नोएडा पहुंचे थे, वहाँ पर उन्होंने बोला है कि सपा ने नोएडा को एटीएम कार्ड बना रखा था, लूट का एटीएम कार्ड बना रखा था। अब इस समय कहाँ लूट है आपको पता है, आप जानते हो नोएडा को एटीएम कार्ड नहीं बनाया। 3 लाख करोड़ का कुल बजट, 3 लाख से कम करोड़ का बजट था। माननीय अखिलेश जी ने 102 चलाया, 108 चलाया, 100 नंबर चलाया, साथ ही साथ उन्होंने उतने पैसे में लखनऊ में बड़े बड़े रोड बनाया, रेलवे ये मेट्रो चलाया, उन्होंने अस्पताल बनाए, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। वो एटीएम का काम नहीं करते थे, एटीएम का काम तो यही लोग कर रहे हैं। जहाँ कहीं जाते हैं अपने जेब में 2 एटीएम बैठाए जाते हैं। पेट्रोल और गैस नेताजी जो अब चुनाव प्रचार की तैयारी 2000 विधानसभा 27 में चुनाव आजम खान हटा दिए गए हैं, अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जगह दे दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। आजम का हटाए नहीं गए हैं। आजम का हमारे पार्टी के सर्वमान नेता हैं, उनका बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाकर उनकी सजा कर उनको जेल में डाल दिया है। इसके माने नहीं है कि आजम का समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी को उनका सम्मान है। खबर संभल से है, जहां गुन्नौर के गांव गोटना में किसान देव भगवान यादव के बड़े पुत्र गोविंद यादव ने सिलेक्शन के बाद वहां सफलता का परचम दिया है। गोविंद यादव के छोटे भाई सोहित यादव का सिलेक्शन पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हुआ है और भाई इस समय ट्रेनिंग पर है। गोविंद यादव की बहन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है और साथ ही गोविंद अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। अगर एक किसान का बेटा अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर लेता है तो सफलता कोई दूर नहीं है। उन्होंने
उन्होंने क्षेत्र में देश के लोगों को ये संदेश दिया है कि गोविंद ने कक्षा 8 तक पढ़ाई गांव में रहकर की। इंटर की पढ़ाई संत ज्ञानानंद इंटर कॉलेज शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद से की है और साथ ही गेंदा देवी महाविद्यालय बरबरा जिला कासगंज के BA किया। लगातार अपनी मेहनत और लगन से गोविंद यादव ने कहा है कि देश का युवा नौजवान छात्र अपना लक्ष्य तय कर ले तो मुझे कोई भी वहां उसे नहीं रोक सकता और साथ ही मुझे इस नौकरी में सिलेक्शन लेना है तो वहां सफलता कहीं दूर नहीं होती है। उन्होंने कहा छात्र जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और कहा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ऐसे ही एक छोटे से गांव गोटना की निकलकर रेलवे पुलिस फॉर्म में सिलेक्शन लेने के बाद सफलता हासिल की है। इस बड़ी सफलता का श्रेय गोविंद ने अपने गुरुजन व माता पिता को दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत बड़ा लगा जो मेरी सफलता पे सभी लोगों की खुशी है और इनकी ही सफलता मेरी सफलता है। इनका सभी का सहयोग रहा मेरी इस जर्नी में और आज बहुत अच्छा लग रहा है जो मैंने यहाँ तक अचीवमेंट की। अच्छा, अपने माँ बाप के तुम सपने पूरे करने की सोच रहे थे, तुम्हारे माँ बाप किसका ज़्यादा बड़ा हाथ था तुम्हारे ऊपर? देखिए, अपना जो इन्वायरमेंट होता है, आस पड़ोसी होते हैं, उनका सबका ही था इसमें, बहुत बहुत योगदान रहा। गोविंद भाई, एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे आज आपका जो रेलवे पुलिस फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, किस पद पर हुआ है आपसे पूछना? जी, मेरा कांस्टेबल पद हुआ है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? गुरु को या पिताजी को या माता जी को? चाहूँगा और गुरुजनों को और अपने बाबा को, अपने पूरे परिवार को देना चाहूँगा। इसमें सभी का सहयोग रहा जिससे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अच्छा, ये क्षेत्र में युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लगे रहें। टाइम लगता है, एक आध बार असफलता भी मिलती है, उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। जैसे मेरा यूपी पुलिस में नहीं हुआ था तो मैं अपना धैर्य नहीं खोया, मैंने आगे लगा रहा और आज मुझे सफलता मिली रेलवे पुलिस में। हाँ, प्रयास एक सफलता की कुंजी है ना? सफलता की कुंजी है। सभी लोग लगे रहें, डिमोटिवेट ना हो, एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलती है। गोविंद जी, आप जो आज गांव में और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आगरा से नोएडा की ओर जा रही एक निजी बस में माइलस्टोन 64 बाजना कट के समीप अचानक भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई, लेकिन समय रहते चालक की सूझबूझ और यात्रियों की फुर्ती से बस में सवार सभी 48 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस जब माइलस्टोन 64 के पास पहुंची तभी इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा और इसे देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा कि आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट था। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और साथ ही एक्सप्रेसवे की बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। खबर कानपुर से है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती 19 मार्च को युवक अमन ने अपने ही किराए के घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले युवक की उसी मकान में किराए पर रहने वाली महिला एवं उसके अन्य साथियों से झगड़ा एवं मारपीट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार का था कि गोविंद नगर क्षेत्र में नटराज टॉकीज चौराहे के पास कच्ची बस्ती निवासी सुमित पाल के मकान में हाकिम सिंह पत्नी नीलम देवी और अपने पूरे परिवार के साथ किराए पर रहते हैं और साथ ही बीते 19 मार्च को नीलम देवी अपने पति के साथ काकूपुर शिवराजपुर अपने मायके जरूरी काम से गई थी। अपने 19 वर्षीय मझले बेटे अमन को घर में ही छोड़ गई थी। इसी मकान में पम्मी नाम की औरत किराए पर रहती थी। किसी बात को लेकर पुत्र अमन और पम्मी के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद अमन अपने कमरे में चला गया और पम्मी ने पुलिस को बुला लिया था और पुलिस मौके पर पहुंची थी और दरवाजा पीट कर अमन को बुलाती रही, मगर अमन कमरे से बाहर नहीं निकला और कमरे के अंदर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पर गोविंद थाना नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची सबूत जुटाए थे। मेरी भी मिट्टी देखने आ जाना। मेरा नाम हाकिम है। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले तो हमें ठटिया कन्नौज। अभी इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम यहाँ किराए पे रहते हैं नटराज टाकीज के पीछे प्रीतम ढाबा। क्या मामला हो गया? मामला ये 19 तारीख को हम लोग गाँव गए थे तो यहाँ हमारा लड़का अकेले था तो वो हमारे पास वहाँ फोन गया कि आपके लड़के ने लड़ाई करी है। तो लड़के पे जब लड़के ने फोन किया कि मम्मी फोन मांग रहे थे, एक औरत हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो हम लोगों ने उसको समझाया कि चलो तुम नीचे, अभी हमारे तुम बात कर लेंगे आके। इसके बाद जब हम वहाँ से आए करीब 6 बजे तो लड़का हमारा फांसी पे टंगा मिला फंदे से। हमने दरवाजा झांक के देखा
तो हमने तुरंत 112 नंबर को डायल करवाया फ़ोन। उसके बाद में धीरे धीरे हमने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे से सब पता लगेगा। काफ़ी वहाँ पे पुलिस वाले भी गए हैं। जब आज हमारे मालिक से हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला है तो उनमें काफ़ी लोगों ने उसको मिलके मारा है। वो लेडीज है पम्मी और उसके संग में एक मिस्त्री है और एक और 3-4 लोगों ने उसको जीना के बगल में गिरा के बहुत बुरी तरीके से मारा है। लड़का रोता हुआ उतरा है जीने के नीचे और गेट में घुस गया। हम लोग आज यही सब देख रहे थे, गेट में घुसा। उसके बाद पुलिस वाले गए हैं और पुलिस गई है। पुलिस काफ़ी देर तक गेट ठोकती रही है, 1-2 लातें भी मारी हैं दरवाजे में। उसके बाद में फिर पुलिस वाले चले गए हैं। क्या मांग करना चाहिए? हम मांग ये करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जो भी आरोपी हैं उनको उचित से उचित कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ये नहीं होता है तो हमारे यहाँ अधिकारियों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे बच्चे का इंसाफ जो सही वही करें। नहीं तो हमारी अगर यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो हम यहाँ से फिर योगी जी तक जाए। थाना राया के नीम गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। थाना क्षेत्र के नीम गांव में रविवार सुबह करीब 7 बजे एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश के चलते भोला और राजपाल पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोला पक्ष के अनुसार गाँव में लगे देवी मेले के दौरान बच्चों के बीच कहासुनी हो गई, जिससे उस समय शांत करा दिया गया था। वहीं राजपाल पक्ष का कहना है कि वह खेत से लौट रहे थे और तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने घेर कर मारपीट की और साथ ही घर में घुसकर भी हमला किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के घायलों का इलाज कराया जा रहा है और तहरीर के आधार पर मामले की जांच भी की जा रही। असल में मैं कल आया था शाम को, तो इनका 2 दिन पहले मेरे बच्चे को और मेरे भाई को इन्होंने पीटा था मेले में। तो हमने जब कुछ नहीं कहा इनसे, ना मैंने भी कुछ भी नहीं कहा इनसे। आके आज सुबह मैं अपने घर के सामने खड़ा था तो ये लोग फरसा और कुल्हाड़ी लेके आए। तो इन्होंने क्या है कि पहले तो मुझसे कुछ पूछा नहीं, आते ही इन्होंने पहले तो थप्पड़ मारा कान पे। जब मैंने उनको पूछा कि क्या बात है तो उसने इन पार्टी ने मेरे कुल्हाड़ी मारी। तो मेरे सर में चोट है। मेरी बहन है, उसकी बिल्कुल हालत ख़राब है, उन्होंने उसकी भी कुल्हाड़ी मारी है। मेरे चाचा हैं, उनकी भी हालत ख़राब है, उनके भी इन्होंने फरसा मारा है। और मेरे घर में कम से कम 8-10 लोग घायल हैं, जो बुरी तरह से ही घायल हैं। सबके इतना सर फटा हुआ है कि हमने जीवन में पहली बार ऐसा कभी नहीं देखा। आप चाहे से मेरे गांव में जाके पूछ लो कि हम किसी से भी नहीं लड़ते। और ये दबंग लोग हैं, इनके ऊपर पहले से 307 का मुकदमा लगा हुआ है और ये पहले ही 6 महीने जेल काट के आए हैं। अभी तक उसका सुलझा भी नहीं है और इन्होंने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया कि हमने जीवन में कभी भी ऐसा हमला नहीं देखा अपने ऊपर। तो ये गांव में आपके परिवार के हैं या कोई और? नहीं है परिवार, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं हमारा, हम इनको परिवार मानते हैं क्योंकि ये आए दिन किसी न किसी से झगड़ा करते रहते हैं। तो हम कब तक इनको परिवार समझेंगे? हमारा कोई परिवार नहीं है। क्या चाहते हो? जी सर, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये आगे से हमारे साथ, तो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ हमारे भविष्य खराब नहीं करें और ये किसी के साथ भी ऐसा ना करें। क्या नाम है इन्होंने झगड़ा किया है? ये है, एक तो भोला सनो परिचंद है, पवन सनो परिचंद है, लोकन सनो परिचंद है, कालू सनो बपाती, हरवीर सनो बपाती और दिनेश सनो बपाती, हरिशंकर सनो परंगल सिंह और प्रीतम सिंह है, वो प्रीता है, उसका भी नाम, उस प्रीता का नाम, उसका नाम हरिशंकर सिंह। मेरा नाम हरवीर सिंह है साहब, मैं नीमगाम का रहने वाला हूँ। मामला ये हुआ है सर, हम 3 भाई हैं। हम तीनों भाई सुबह खेत के लिए गए थे, वहाँ से लौट के आए। बच्चों में विवाद सा हो गया था मेले के दिन। लौट गए, एक भाई मेरा बीच में पकड़ लिया था, वो मारा था। चाचा जी बचाने आए, मैं चाचा जी को बचाने गया, मैं भी मारा था उन्होंने। वो दबंग लोग हैं, पुलिस वाले हैं 2-3, वो कहते साले गांव से उखाड़ देंगे हम तुमको। हाँ, दूसरा परिवार है वो। अलग रहते हैं? हाँ, सब लोग अलग अलग रहते हैं, परिवार भी अलग है। वो कम से कम 25 लौंडे हैं उनके, हम तो 2-3 जने हैं बस आप। हाँ, वो क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं हम। जो हमको कितनी बड़ी परेशानी हुई है, हमारे बीवी बच्चे, बालक बच्चे, चाचा हमारे गहरे उस पर है। अब अभी उन्हें होश भी नहीं आया सर, मेरे में फरसा मारा है उन्होंने। मेरा नाम मरियम सिंह है, नीम गाँव। क्या मामला हो गया?
दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगभग 1 महीना बाद फिर से शुरू हुई। कार्रवाई रमजान, ईद, होली की वजह से बंद कार्य फिर से शुरू हुआ। आज लगभग 30 मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया गया। भारी पुलिस फोर्स के बीच दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई जारी है। पैरामिलिट्री, पीएसी, सिविल पुलिस के साथ ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। दाल मंडी में चौड़ीकरण के खिलाफ 187 मकान ध्वस्तीकरण के लिए किया गया चिन्हित। 74.4 मीटर दाल मंडी को किया जाना है चौड़ा। रास्ता चौड़ा होने के बाद काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को होगा सुगम रास्ता मिलेगा। आज किस तरीके की कार्रवाई होनी है? काफी दिन बाद ये कार्रवाई होने जा रही है। आज ध्वस्तीकरण के क्रम में आज एक बार फिर से कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आज 30 भवन चिन्हित है जिसपे ध्वस्तीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है जिनके द्वारा समस्त जो लीगल प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया। पूर्व में कई बार मुनादी कराई गई और आज ये ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पैरामिलिट्री, कई थानों के सिविल फोर्स, साथ साथ में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और पीएस सिस्टम से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। कितने भवनों को चिन्हित किया गया है जिसपे आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है? आज ये 30 भवन चिन्हित है जिसपे कार्रवाई होना है। उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही अवैध अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तस्वीर दिखा रही रामनगर के शंकरपुर भूल में सिंचाई विभाग की नहर खुलेआम अतिक्रमण कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए। ये तस्वीर रामनगर के शंकरपुर की है जहां भूल इलाके की है, जहां सिंचाई विभाग की नहर पर नियमों को ताक पर रखकर कब्जा किया जा रहा। सबसे चौंकाने वाली बात, विभाग को सब कुछ पता है लेकिन कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है। तो साफ दिखा है कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और विभाग सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है। हमने जब इस पूरे मामले पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया और शिकायत को टालते हुए नजर आए हैं। और अब आखिर क्यों विभाग अपनी जमीन को बचाने में नाकाम है? क्यों अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं और क्या जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं? तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि विभाग की नाक के नीचे नहर पर कब्जा हो रहा है।
खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती के गिलौला क्षेत्र के गुटुहरू गांव से एक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि कोटेदार द्वारा राशन तौलते समय तराजू में ईंट रखकर गरीबों को कम खाद्यान्न दिया जा रहा। ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तौल में हेराफेरी का पात्र लोगों के हक पर डाला जा रहा डाका। इस खुलासे के बाद गाँव में भारी आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे कि आखिर क्यों गरीबों का राशन इस तरह कैसे लूटा जा रहा। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब निगाहें प्रशासन पर टिकी है, क्या दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई या फिर मामला दबा दिया जाएगा। आपका हाँ, लक्ष्मी देवी। कहाँ रहती हैं आप? कुटुरू में। कुटुर में कोटेदार द्वारा ईंट द्वारा तौला जा रहा है, क्या कहेंगी आप? जाओ तो कहे कि जैसे ऐसे जब गल्ला आने गवा पहले पासबुक जमा कराए ले हैं राशन कार्ड, उसके बाद ना अंगूठा लागी तब ईटे से तौल दे हैं। तो कहे जब गल्ला आई तो आपका गल्ला दिया तो जब बादी में आई तब जइयो तो कहे वो महीना दे ई महीना देबे। तो गल्ला नहीं पाती हैं आप? तो नहीं देते, एक महीने पाती हैं, एक महीना नहीं पाती नहीं देते हैं। जब 2 महीना का तो 1 महीना दिया है तो 1 महीना न दिया है। किसी को आप शिकायती पत्र दिए? हमसे कोई नहीं दिएगा साहब। अच्छा, कहाँ जाओ या शिकायत करें? क्या कहेंगे आप कोटेदार को? क्या कहेंगे, हर महीने में गल्ला बांटे और क्या कहा जी साहब। जब हर महीने में सरकार द्वारा आते तो हर महीने में गल्ला हमें सबका दिए। सही राम रसीले। कहाँ रहते हैं आप? गुटुहरू। कुटुरू में रहते हैं। कोटेदार द्वारा ईंट द्वारा घर तौली किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे हमको कम राशन मिल रहा है, 24 किलो मिल रहा है। कितनी यूनिट है आपकी? 6 यूनिट। तो किसी को शिकायती पत्र दिए अधिकारी को? नहीं, हमने तो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारे पास टाइम ही ना है जाए भरे को तरह सर जी। अच्छा, तो 24 किलो आप क्यों ले लेते हैं? 24 किलो कहते हैं कि अतरे आवत है अतरे दिन, बाकी कटावत कटत है और या वाह होत है। 6 पंचे 30 किलो हुआ, तो आप 24 किलो क्यों लेते हैं? 24 किलो दे दे, चाहे जितना कही कि हमका 27 दे दो, 28 दे दो, कहते हैं नहीं 24 देवे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? गुटुहरू। गुटुहरू। कोटेदार का क्या नाम है? साधु राम कोटेदार। अच्छा, है आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी जी, कहाँ रहती हैं आप? गुटुरू। कुटुरू में। गल्ला आप पाती हैं? हाँ, 6 यूनिट है। 6 यूनिट है। कितना गल्ला पाती हैं? 24 किलो देते रहे, 27 तो 24 दे लगे, 24 नहीं देता। अब 24 भी नहीं देते हैं? हाँ, नहीं देता। किसी को आप शिकायती पत्र दिए? अब हमारे राशन कार्ड उन्हीं के जमा है, नहीं दी। राशन कार्ड भी आपको नहीं दे रहे हैं? हाँ, उन्हीं के घरे जमा है। कहते कि मशीन बंद होएगा, अब न पई हो। आपको गल्ला नहीं देते हैं? हाँ, गल्ला लेने जाते हो, क्या कहते हैं आपको? कहते कि कहूँ पारो देवे, कहूँ कहीं नारो देवे, कहूँ कहीं 15 दिन के बाद देवे, कहीं कहूँ देवे न करिए। तो गल्ला आप नहीं पाती हैं? नहीं दी, 2-3 दिन उठेगा, बिच्चे देते, बिच्चे काट लेते। खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे जनपद नैनीताल में आए दिन अवैध रूप से वाहनों में हूटर सायरन बजाते हुए उत्तराखंड से बाहर के राज्य के लोग देखे जाते हैं। इसी दौरान हल्द्वानी भीमताल मार्ग सड़की के पास भी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन थार नंबर HR13WN899896 को रोका गया, जो अवैध रूप से हूटर बजाकर चला रहा था, जिसके चलते आम जनमानस में भ्रम एवं असुविधा उत्पन्न हो रही थी। वाहन की जांच करने पर उसमें अवैध रूप से लगाया गया हूटर एवं एम्पलीफायर पाया गया है, जिसे पुलिस ने मौके पर हटाकर जब्त कर लिया है। उप निरीक्षक महेंद्र सिंह राज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चालक और मोहन सिंह पुत्र ओमवीर सिंह निवासी अनूप शहर जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के अंतर्गत 1500 रुपए का नगद चालान किया गया है। इसी क्रम में SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC ने आम जनमानस को संदेश देते हुए कहा कि नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहे, साथ ही अवैध रूप से हूटर सायरन का प्रयोग करना अपराध है। और साथ ही SSP ने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां देश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एक बार फिर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच सड़कों पर उतरा है। और साथ ही वहां पर आपको बता दें, कोयल घाटी में मंच से जुड़े लोग एकत्रित हुए हैं और यहां से जुलूस निकालते हुए लोग विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के घर का घेराव करने पहुंचे हैं। इससे पहले ही प्रदर्शनकारी विधायक के घर पर पहुंचते और साथ ही पुलिस ने कॉलोनी का गेट बंद कर दिया। गेट बंद होने पर प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही धरना प्रदर्शन। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के घर का घेराव करने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे लोगों को एकजुट करने की कोशिश हुई है, लेकिन वहां पर मुट्ठी भर लोग घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
एक तो सबसे बड़ा सवाल है दुष्यंत कुमार गौतम की इस राज्य में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। इससे पहले जब जब जनता सड़कों पे थी, आंदोलन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनमें जो होर्डिंग है उसे दुष्यंत कुमार गौतम को हटा दिया था, उनकी तस्वीरें गायब कर दी थी। जैसे ही लगा कि मामला शांत हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, लोग सड़कों पर नहीं है, उनकी दोबारा एंट्री होती है, दोबारा स्वागत होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वो मीटिंग ले रहे हैं। हमारा कहना है दुष्यंत कुमार गौतम इस राज्य में नहीं घुसना चाहिए जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, ये प्रेमचंद अग्रवाल वो शख्स हैं जिन्होंने कहा कि वीआईपी कमरा है, वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, अगर वीआईपी कमरा था तो फिर सीबीआई जांच क्यों हो रही है? फिर क्यों इस मामले में आगे कार्रवाई इस तरह से चल रही है कि वीआईपी कौन है, इसकी जांच आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां कर रही हैं। तो हमारा साफ कहना है कि इन्होंने जो बात कही है कि वीआईपी कोई नहीं है, कमरा है, इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए जनता से। और जिस तरह से तस्वीरें इनकी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, साफ संकेत है कि इनके गहरे रिश्ते दुष्यंत कुमार गौतम से हैं और यही वजह है इन्होंने कमरे को वीआईपी बताया। और अपने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को बचाने की इन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं और कहना चाहते हैं उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। इससे पहले हमने ऋतुभूषण खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया, जिन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, अंकिता कोई मुद्दा नहीं है। हम कहना चाहते हैं तो फिर मुद्दा क्या है? आपकी संवेदनाएं तो मर गई हैं, आप एक महिला हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला हैं, आप किस तरह से बातें कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है? ये राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान से बढ़कर मुद्दा क्या हो सकता है, जहां हर रोज बेटियों के साथ हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ दरिंदगियां हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। यही हमारे इस राज्य की अस्मिता की लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो, जो भी लोग महिला के विरोधी हैं, जो लोग अंकिता के न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। और हम इसे सवाल पूछेंगे, आप वीआईपी के पक्ष में खड़े हैं या न्याय के? उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को कोतवाली के गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला नानक मत्ता के सिद्ध गांव का है, जहां मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में सामने आया कि गाँव का ही बंटी नाम का युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि बाद में लड़की वापस अपने घर लौट आई थी और इसी मामले में फरार चल रहे युवक बंटी की तलाश भी थी। बीते 28 तारीख को नानक मत्ता पुलिस उसके घर पहुंची थी और परिजनों को आरोप लगाया था। जब पुलिस घर के भीतर पूछताछ कर रही थी, तभी बेटी की बुजुर्ग दादी के साथ धक्का मुक्की हुई और परिजनों का दावा है कि पुलिस के धक्के के कारण बुजुर्ग महिला गिर गई और इसके सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बुजुर्ग महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका के शव को नानक मत्ता थाने के मुख्य गेट पर रखकर धरना शुरू कर दिया है। सुनील आया क्या क्या? सुनील प्लीज आना, क्या क्या मामला था? मामला कह रहे आए थी अरे ना धक्का मुक्की की थी हमें तो लड़का दे गलिया धक्का मारा गलिया डर के गलिया पे धक्का मारा कर हम लड़का दे लड़का का हाथ ले मेरे पास लड़का था। सर आज जो घटना हुई है क्या रहा मामला और क्या कहना? एक मुकदमा थाना नानक मत्ता में लिखा गया था, एफआईआर नंबर 59/2006। तो पोक्सो से रिलेटेड मुकदमा था। उसी के लिए जो इसमें नामजद था कुलदीप, उसकी तलाश में नानक मत्ता की पुलिस टीम गई थी। तो वहाँ इनका चूँकि नाम निकनेम बंटी है, तो इन्होंने वहाँ पूछा, तो इन्होंने बताया कि यहाँ 2-3 जो वहाँ एक लेडी मिली थी, 2-3 बंटी रहते हैं। तो पहले दूसरे के घर गए, उसने कहा ये नहीं दूसरा घर है। जब ये इनके घर गए तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी, उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियाँ वहाँ खेल रही थी। तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो जिनकी संभवतः डेथ हो गई है, तो चूँकि अभी डॉक्टर ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं गई है, संभावना ही मैं व्यक्त करूँगा अभी। तो ये आई, पुलिस का कहना यह है कि हमको देख के वो अचानक बैठी, बाहर से आई, और उसके बाद में जब मूवमेंट नहीं हुआ तो ये लोग गए, उनके परिवार वाले भी आ गए थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये पहले ये लोग चैरिटेबल ले गए, हमारी पुलिस टीम सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे थे, वहां ले गए तो उन्होंने हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस का कहना यह है कि हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन इनके परिजन
थाने गेट पे ये लोग ले आए थे। अब इनका आक्रोश ये है, इनका आरोप ये है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है साहब हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आरोप आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जांच करेंगे और उन जांचों की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उसका पंचायतनामा करें और पोस्टमार्टम कराएं। हमने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि हम मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराएंगे, हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, उस पोस्टमार्टम जो भी होगा उसकी हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो ये सारी बातें हो गई, अभी परिजनों से बात चल रही है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आती है, जो भी होता है उसमें हम लोग के जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई होगी वो करें। नहीं, अब ये तो संभावना वाली बातें हैं, इसका तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो इसके क्या कह सकते हैं हम किसी के भविष्य के बारे में मानेंगे। ठीक, हाँ जी विधायक जी बताइए। देखिए जो आज अभी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला खत्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहाँ तक मौखिक स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया, नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा कि अभी मेरे समक्ष बात आई है कि हम पैनल से पोस्टमार्टम में पैनल करेगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी, उस पर पूरी हम करेंगे और जो पीड़ित हैं वो अपना एप्लीकेशन दे, उसमें कार्रवाई होगी। इस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि जिनने धक्का दिया है उनको सस्पेंड किया जाए, तो अगर वो आरोपी पीएम के बाद अगर आरोप पकड़ा जाता है तो आप बिल्कुल, वो तो देखिए, वो तो जब वास्तव में जब धक्का दे के मृत्यु हुई है तो गलती उसकी है। अगर धक्के से मृत्यु हुई है तो गलती है, उसने धक्का दिया है कि धक्के से मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से, तो जांच का विषय है, हम तो नहीं कह सकते हैं। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा स्नान के दौरान गहराई में समा रहे उत्तर प्रदेश के एक युवक को जल पुलिस और साथ ही आपदा राहत दल के जवानों ने अपनी तत्परता से सुरक्षित बचाया है। शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आगरा के फतेहपुर सीकरी निवासी विनीत कुमार आकाश और आयुष के साथ क्षेत्र में भ्रमण के लिए आया था। शिवपुरी स्थित सबमिट होटल के पास गंगा घाट पर स्नान करते समय अचानक पैर फिसलने के कारण विनीत अनियंत्रित होकर नदी के मुख्य धारा और गहरे पानी में चले गए। तट पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल को जैसे ही युवक के डूबने की सूचना मिलती ही टीम ने बिना एक पल गवाए उफनाती लहरों में छलांग लगा दी है। टीम के त्वरित उपचार से विनीत की सांसें वापस लौट आई हैं और उसकी स्थिति सामान्य हो गई है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के लाखी चौक पंचायत के प्रवेश द्वार के पास स्थित महागौरी पब्लिक स्कूल में वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार 29 मार्च को किया गया। इस अवसर पर नए सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ स्कूल के नए भवन का उद्घाटन भी किया गया। लाखों चक चानन में स्थित महागौरी पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित इस समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की बड़ी भागीदारी रही है। कार्यक्रम के दौरान राजद नेता प्रेम सागर ने भी राजद नेता ने वहां पर फीता काटकर विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि विद्या वो शक्ति है जो व्यक्ति को सशक्त बनाती है। जो शिक्षा रूपी दूध पीता है वह जीवन में शेर की तरह दहाड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक स्कूल खोलना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यह समाज को नई दिशा देने वाला यज्ञ है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महापुरुषों के विचार को साझा किया। आज महागौरी पब्लिक स्कूल में आपका आगमन हुआ और कहीं न कहीं नए सत्र में बच्चों का जो उपलब्धि है उसको भी आपने दिखाने का काम किया, बच्चों को सम्मानित करने का भी काम किया। क्या कहेंगे इसको लेकर?
पहले तो इनके जो डायरेक्टर हैं महागौरी पब्लिक स्कूल लाखू चक के जो डायरेक्टर हैं हमारे साथ बैठे हैं सुनील जी, जो कि हम लोग के काफ़ी पुराने मित्र भी हैं और गार्जियन भी हैं और लंबे समय से शिक्षा से ये जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ये काम कर रहे हैं, समाज को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये सुदूर इलाका जो कहा जाता है कि जो गांव है, गांव में अगर इस तरीके की सोच अगर आपने रखा है, इस तरीके का विद्यालय खोला है और खोल के इसका सही ढंग से संचालन कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विद्यालय पूर्व में भी चल रहा था, अब विद्यालय एक बड़ा बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं और हमारी शुभकामना है कि इनकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो और इस विद्यालय से पढ़ लिख कर बच्चे जो है, जैसा कि अभी हम बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, तो कोई बच्चा कहा कि हम IAS बनेंगे, कोई कहा कि इंजीनियर बनेंगे, कोई बच्चा कहा कि जो है हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, कोई कहा एयरफोर्स में जाएंगे। तो ये बच्चों को प्रेरित करते हैं और उस लेवल पर बच्चों के सोच को बढ़ाते हैं कि इनके विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा जो है, आज उनकी सोच है कि हम IAS बने, तो कहीं न कहीं विद्यालय का संचालन बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है और इनको हम शुभकामना देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रेम सागर चौधरी है, हम समाज सेवी हैं। गया जी जिले के बाराचट्टी सोब सुलेबट्टा में विधायक ज्योति देवी के साथ राजद नेत्री तनुश्री और जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया है। विधायक की घोषणा कार्यक्रम के दौरान विधायक ने अपनी निधि में सुलेबट्टा मैदान में एक भव्य चबूतरे के निर्माण की घोषणा की, जिसका कार्य अगले 2 महीनों में शुरू किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले में औरंगाबाद से आए कलाकारों ने राधा कृष्ण की रासलीला और राम हनुमान की झांकियों की शानदार प्रस्तुति दी है और साथ ही 50 वर्षों के रिकॉर्ड टूटा पूरा मैदान श्रद्धालुओं के भीड़ देखी गई और साथ ही विधायक ने रामनवमी की मर्यादा और त्याग का पर्व इसे बताते हुए समाज में आपसी एकता बनाए रखने की भी अपील लोगों से की है। चित्तौड़गढ़ जिले में नारकोटिक्स विभाग द्वारा प्रथम खंड के अफीम किसानों की काला सोना कही जाने वाले अफीम का तौल कार्य रविवार को शुरू हो गया है। पहले ही दिन 18 गांव के 303 किसानों की अफीम का तौल किया गया, जिससे केंद्र में अच्छी खासी हलचल देखी गई है और इस दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी भी अफीम तौल केंद्र पहुंचे और अधिकारियों व किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसान से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर चुप न रहे बल्कि सीधे शिकायत करें। सांसद ने कहा, पहले अफीम लाइसेंस प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकताओं पर तक सीमित थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे किसान अपनी सुविधा अनुसार नॉमिनी चुन सकते हैं। साथ ही आने वाले समय में लाइसेंस सीधे किसानों के मोबाइल पर भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने हाल ही में एक प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसान के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल केंद्र का निरीक्षण भी किया है, किस तरह की सुविधाएं देखी? टोल केंद्र पर मेरा प्रतिवर्ष जब टोल केंद्र होता है, टोल पे सब किसानों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, और ये अच्छा है आज का रिजल्ट जो किसान बंधुओं के माध्यम से ध्यान में आया कि सारा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से किसान बंधुओं को प्रतिवर्ष आग्रह भी करता हूँ और सारी एजेंसियों के नंबर भी मेरे माध्यम से सोशल मीडिया से सबको उपलब्ध भी कराता हूँ। कहीं भी अनियमितता हो तो हमें कहीं चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, उसको उचित स्थान पर इसको दर्ज कराना, मुझे ध्यान में लाना। और इन 11 वर्षों में पहले आप देखिए कि रिकॉर्ड सिर्फ कागजों में हुआ करता था, अब सारा सिस्टम हमने ऑनलाइन करने का काम किया।
इंतकाल भी किसान अपनी मर्जी से मेरा नॉमिनी कौन होगा ये हमने दर्शाने की कोशिश की। और इन 11 वर्षों में जो लाइसेंस लगभग 18-19, सबसे पहले तो 14 में खेती बंद हो रही थी, उसको कंटिन्यू कराना। 14 के बाद से इन 11 वर्षों में 18,000 से 1,08,000 तक लाइसेंस की संख्या ले जाना, ताकि हमारे यहाँ छोटी जोत के किसान हैं, लेकिन ये खेती ऐसी है जिसमें अफीम के साथ पोस्टदाना और बाकी सारी चीज़ें 2 पैसे की इनकम इसमें ठीक हो सकती है। तो बड़ी संख्या में किसानों का आग्रह रहता है कि ऐसे लाइसेंस बढ़े। तो हमने 18,000 से लगभग 1 लाख से पार एक लाइसेंस पहुंचाने का काम किया है और कई प्रक्रिया इसमें पारदर्शी करने की कोशिश की है। हमने पहली बार इस दिशा में कि किसान को लाइसेंस लेने के लिए गांव जाना पड़ता था, अब ऑफिस में आना पड़ता था चित्तो, लेकिन उसको भी हमने ठीक करा के लाइसेंस का गांव में पहुंचे ये प्रक्रिया कराई और आने वाले समय में उनके मोबाइल पर लाइसेंस पहुंचे, उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया भी हम लोगों ने लाने का प्रयास किया। इसके अलावा जहां किसानों को पहले 6 पट्टे से कम कोई गांव था तो वो गांव ही बंद हो जाता था, किसान की खुद की ज़मीन होते हुए दूसरे गांव में लीज पे लेकर ज़मीन खेती करनी पड़ती थी। लेकिन अब 1 पट्टा भी है तो उस गांव में बोने का अधिकार किसान को दिलाने का हमने कोशिश की। ऐसे ही अनेक नीमच फैक्ट्री में जो कई प्रकार की अनियमितताएं पहले ध्यान में आती थी, अब उसको पारदर्शित करके कुछ ही घंटों में अपनी फसल का रिजल्ट किसान को मिल जाए, ये प्रक्रिया भी हम लोगों ने लाने का काम किया। तो 11 वर्षों में जैसे जैसे सुझाव आए वैसे सरकार के माध्यम से हम लोगों ने इसमें नीति बनाकर किसान हितैषी नीति बनाने का काम किया है और भी आने वाले दिनों में और इसको कैसे किया जाए, ठीक किया जाए, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं। मैं तो किसान बंधुओं से इतना ही आग्रह कि मैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें भेजता हूँ, कहीं भी कोई भी हो तो हमें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। उचित स्थान पर अगर लाइसेंसी होल्डर को लगता है कि मैं कुछ होगा तो हम लोग बैठें, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार में सबको न्याय मिलेगा। और अभी आप लोगों ने देखा होगा एक कहीं का मामला ध्यान में आया तो तुरंत पहली बार मैंने सरकार से बात करके, यहाँ के अधिकारियों से बात करके उसके खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हुई। न सिर्फ एफआईआर लॉन्च हुई, उसकी इसी कड़ी कार्रवाई होगी कि जीवन में कोई अधिकारी सोचेगा कि हम लोग किसान के साथ कुछ गलत करें। तो सबके नियम है तो अधिकारी भी अपने नियम में रहें, किसान ईमानदारी से अपना काम करता है, कुछ होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो, मैं नहीं उसमें कुछ करता, लेकिन जो सच्चा है उसके खिलाफ अन्याय कभी नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हम लोग यहाँ के किसानों से आग्रह करते हैं और आज की जो तोल प्रक्रिया है वो इन दिनों में तोल होकर अफीम जाएगी और जल्दी आने वाली पॉलिसी में भी और किसानों के हित में और क्या निर्णय हो सकते हैं, हम सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चित्तौड़ बंद का अफीम तोल आज 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है और गर्मी को देखते हुए किसानों के लिए आप देख रहे हैं अच्छा पांडाल व्यवस्था किया है, धूप से बचाव के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की है, विश्राम के लिए उनको विश्राम स्थल भी हमने टेंट लगा के व्यवस्था की है। इसी प्रकार जो भी कोई समस्या हमें जो नज़र आ रही है उसको तुरंत दुरुस्त कर रहे हैं और किसानों को जो भी हमसे सुविधा होगी वो पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। आज पतोल हो रहा है, आज 18 गांव बुलाए हैं, उसमें से 303 कल्टीवेटर अपनी तोल के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सुबह 8-6 बजे भी लगभग फर्क चालू कर दिया था हमने, तो 9 बजे हैंड फर्क हमारी जो प्रोसीजर है तोल करने का वो खत्म हो गया। अब मतलब उनका जो हैंड फर्क के बाद उन्होंने अभी स्केल पे वेट हो रहा है वो भी लगभग 12 बजे तक तोल का अफीम तोल हमारा 29 मार्च से तो 12 अप्रैल तक ये जो चीरे वाले कल्टीवेटर है गम के उनका तोल चल रहा है। उसके बाद में GPS वो 15 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा। झालावाड़ जिला मुख्यालय पर चैत्र नवरात्रि के समापन के पश्चात विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महावीर सेवा दल झालावाड़ द्वारा रावण दहन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और साथ ही पुलिस अधीक्षक अमित बुढ़ानिया की मौजूदगी में अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले को दहन किया गया और साथ ही वहां पर पंचमुखी बालाजी से राड़ी के बालाजी दशहरा मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
नौशाद भाई, आप लोग रावण बना रहे हैं झालावाड़ में, कितने साल हो गए आपको? 20 साल तो मुझे हो गए और उससे पहले मेरे वालिद साहब बनाया करते थे। ये और कहीं भी ऐसा साल में 2 बार रावण मरता है, खाली झालावाड़ में होता है? झालावाड़ में। तो कैसे तैयारियां करते हैं, कितने दिनों तक तैयारियां? 8 दिन से तैयारी करते बनाने की, बांस से रस्सी सब आइटम लगाते हैं, उसमें आतिशबाजी सब करते हैं। आपको 2 बार मौका मिलता है रावण बनाने का झालावाड़? 2 बार ही मौका मिलता है। और कहीं मौका मिला है ऐसा कभी कि साल में 2 बार रावण बनाने का मौका मिला? चलो, अनूठी परंपरा। आपने रावण बालाजी सेवा समिति की ये परंपरा पिछले लगभग 200 वर्षों से चली आ रही है और हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये परंपरा प्रारंभ की थी राड़ी के बालाजी मंदिर में। छोटा सा मंदिर था, उस समय आने जाने का भी रास्ता नहीं था, लेकिन उस विषम परिस्थितियों में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते थे। उस समय रामलीला आयोजित होती थी। अब धीरे धीरे समय बदला और ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर आज प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर भजन संध्या भी होती है, रामलीला भी होती है और लगातार विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और जिले के सबसे बड़े कार्यक्रम यहाँ राड़ी के बालाजी मंदिर पर महावीर सेवा दल आयोजित करता है और उसी के क्रम में इस वर्ष भी महावीर सेवा दल ने लगातार यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आज ये रावण दहन का कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं। 2 बार रावण दहन के पीछे क्या कारण? यह परंपरा हमारे पुराने लोगों ने, जब यहाँ पर महावीर सेवा दल हुआ करता था, लगभग 200 वर्ष हो गए, 50-60 साल तो मुझे भी हो गए लगातार देखते हुए, लेकिन ये परंपरा उन्होंने प्रारंभ करी थी। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए महावीर सेवा दल की समिति सभी कार्यकर्ता के अथक प्रयास से बहुत निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से इसकी तैयारी करते हैं और लगातार यह 1 वर्ष में 2 बार रावण मारा यहाँ पर जाता है। एक बार नगर पालिका रावण मारती है, एक बार नगर पालिका रावण मारती है और दूसरी बार श्री महावीर सेवा दल का रावण यहाँ पर आज चैत्र नवरात्रा में यह दहन होता है। यह परंपरा लगातार चली हुई आ रही है और इस चैत्र नवरात्रा के स्थापना के साथ ही यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बना रहे हैं। ये तो अपन सब समझते हैं कि राम जी ने उस समय रावण के घमंड को चूर किया था और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। और आप देखना यहाँ पर कम से कम 25-30-40 हज़ार लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। आज विजयादशमी है, विजय जुलूस आ रहा है, पंचमुखी बालाजी से प्रारंभ होता है और शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। आज हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और हमारे उपखंड अधिकारी और अन्य अधिकारी यहाँ पर पधारे हैं अतिथि के रूप में हमारे। और यहाँ खबर झालावाड़ से है, जहां जिला मुख्यालय पर चैत्र नवरात्रि के समापन के पश्चात विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महावीर सेवा दल झालावाड़ द्वारा रावण दहन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर और पुलिस अधीक्षक अमित बुड़वानिया की मौजूदगी में अहंकार के प्रतीक रावण के पुतले को दहन किया गया। इससे पूर्व देर शाम झालावाड़ में मैदान में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आकर्षक अखाड़े में युवाओं ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। तो वहीं राम, लक्ष्मण, जानकी और साथ ही हनुमान की झांकियां लोगों को आकर्षित करती रही। और साथ ही आपको बता दें कि आज 35 फीट के रावण को दहन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। रावण दहन स्थल पर मेले सा माहौल देखने को मिला। महिलाएं, बच्चों ने भी रावण दहन का तथा दशहरे का लुत्फ उठाया है। इधर शोभा यात्रा सहित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग पूरी तरह चाक चौबंद रहा। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। नौशाद भाई, आप लोग रावण बना रहे हैं झालावाड़ में, कितने साल हो गए आपको? 20 साल तो झालावाड़ की जुल्मी में एक मजदूर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। खबर झालावाड़ से निकलकर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें एक किसान ने वहां पर आत्महत्या करने का प्रयास कर लिया। और साथ ही झालावाड़ की जुल्मी की पूरी खबर निकलकर सामने आ रही, जहां पर झालावाड़ के समीप जुल्मी गांव में शनिवार रविवार की मध्यरात्रि एक मजदूर ने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना में 50 वर्षीय कैलाश पुत्र कालूलाल 90 वर्षीय वहां 90% तक झुलस गया था। उसकी हालत गंभीर बनी हुई, जिसे उपचार के लिए झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने
रविवार सुबह 7 बताया कि कैलाश रात करीब 2 बजे अपने घर से निकला था। उसने पंचायत भवन के समीप खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने जब उसे जली हुई हालत में सड़क पर देखा तो सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर साझा की। सोशल मीडिया पर फोटो देखने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।